चल ओके बेटा। अच्छा बेटा, आई एम प्रोफेसर महमूद अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 4 सेल बायोलॉजी। ठीक है बेटा जी। अच्छा बेटा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द वर्ड मोज़ेक is used for many different kinds of protein and proteins are dispersed in the phospholipid bilayer। ये बात समझ आइए बेटा? हेलो। जी सर। हाँ, ये जो वर्ड है ना मोज़ेक, इसका मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन है बेटा वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में पाई जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप इसको जरा नोट डाउन कर लें। क्लियर है जी बेटा? सर। अच्छा, सर ये मोज़ेक अब जो जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन का नाम है? नहीं, आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है? जी सर, वो तो पड़ा हुआ है। असल में ये जो वर्ड मोज़ेक है ना, इसका मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मौजूद होती हैं। अब अगर हम जी सर। इसका दूसरा पॉइंट देखें, अगर हम, वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये आपको भी नजर आएगी। ये देख रहे हैं बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। बेटा ये वो प्रोटीन जी है जो सर। कि लिपिड बाइलेयर के अंदर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो कहते हैं जी सर। ये जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में इस प्रोटीन का रोल क्या है? बेटा ये प्रोटीन आयंस और मॉलिक्यूल्स को ना मेम्ब्रेन के गिर्द से गुजारती है। ठीक है बेटा? जी सर। हाँ, लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये क्या करती है, मूव द आयंस एंड मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल और आयंस को क्रॉस करवाती है। उसके बाद है कहता है कि अगर आप किसी भी एक ग्रोइंग सेल के अंदर देखें तो 1 मिनट के अंदर 10,000 राइबोसोम्स बनते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रियोल्स कंट्रोल द क्रोमोसोम मूवमेंट। अब आप ये बताएं क्रोमोसोमल मूवमेंट कहाँ पे होती है, कोई आइडिया है? हेलो। सर साइटोप्लाज्म। नहीं बेटा, आपने माइटोसिस का टॉपिक पढ़ा है? जी सर। माइटोसिस के टॉपिक के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इस तरह मियोसिस के टॉपिक में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज की जो जगह होती है वहां पे क्रोमोसोम ना सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सेंट्रियोल इस क्रोमोसोम की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब वो कहता है माइक्रोट्यूब्यूल इन द बेसल जी सर, बॉडी क्लियर है। फ्रॉम 9+0 पैटर्न। ये एमसीक्यूज है माइक्रोट्यूब्यूल की बेसल बॉडी के अंदर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसको जरा गौर कीजिएगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना बेटा, ये देखें, कह रहा है माइक्रोफिलामेंट सपोर्ट द माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में तो क्लियर है? जी सर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई होती है जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन करती है। उन माइक्रोविलाई को कौन सपोर्ट करता है? माइक्रोफिलामेंट। कौन सपोर्ट करता है? माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। सर ये इससे अगर हम बात माइक्रोविलाई करें, इसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएंगे थोड़ा सा। मैं बताता हूँ बेटा। जब हमारी खुराक हम खाते हैं, मुंह से हमारी खुराक जाती है मैदे के अंदर। मैदे के जी अंदर सर। जब हमारी खुराक डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद खुराक जाती है छोटी आंत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जी के ना सर। 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जीजीनम, इलियम। जब यहाँ पर खुराक मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाती है तो खुराक अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर जाती है। तो ये जो माइक्रो विलाई विलाई और माइक्रो विलाई है, ये हमारी खुराक को अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लेके जाते हैं। क्लियर? सर ये माइक्रोविलाई हेलो। जो इंटेस्टाइन में से इसको मतलब वो ब्लड के अंदर ले जाती है? यूं समझ लो कि छोटी आंत में जब खुराक जज्ब हो अपना हजम हो जाती है ना, तो जी सर। छोटी आंत के अंदर विलाई होते हैं। वो विलाई के जी सर। ऊपर ना छोटे छोटे माइक्रो विलाई होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। वो खुराक को क्या करते हैं फिर, हजमशुदा खुराक को ब्लड के अंदर लेके जाते हैं। ये ठीक है बेटा? माइक्रोविलाई सर? हाँ, यूं समझ लो कि छोटी आंत है ना, छोटी आंत के ऊपर ना जी हेयर सर। लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम बोलते हैं विलाई। विलाई के ऊपर जी छोटे छोटे सर। माइक्रो विलाई लगे होते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड को ना ब्लड के अंदर लेके जाते हैं। देखे ना, हम जी कहते हैं ना सर। खुराक हमारे जुज़्व बदन हो रही है, वो ये माइक्रो विलाई जी करवाते हैं। सर। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, कहता है अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन देखें, जब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन फटती है तो उसके अंदर से ना 9 ब्लैक स्ट्रक्चर निकलते हैं। कौन से निकलते हैं? नो ब्लैक अब स्ट्रक्चर। अब ये जो 9 ब्लैक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। अब F1 पार्टिकल का जो डायमीटर है 8.5 होता है। कितना होता है बेटा? 8.5
5 8.5 नैनोमीटर। नैनो। कहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन में इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो F1 पार्टिकल है, इनका काम क्या है? असल में F1 पार्टिकल के अंदर ना बेटा ये एटीपेज कॉम्प्लेक्स और ये प्रोटॉन पंप, ये पंप लगे होते हैं जो कि एटीपी को प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एटीपी को प्रोड्यूस करवाते हैं। एटीपी को अब वो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गया, फैट मेटाबॉलिज्म हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, तो इनके लिए मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम की भी तो जरूरत है कि नहीं है? अब वो है कहता है सर। माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, एनएडीएच साइटोक्रोम रिडक्टेज, फैटी एसिड, कोएलाइगेज। बेटा ये तमाम एंजाइम ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम सर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की यही बात करें, 4 एंजाइम है सर। और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो जी सर। जो क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको पता है सर कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी मौजूद होता है। अब वो कहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है बेटा, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है ना, वो वाला डीएनए होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं, वही राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वो राइबोसोम नहीं होते जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये डीएनए और राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक सेल वाला पाया जाता है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। क्लियर? सर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके अंदर डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, लेकिन इनके अंदर डीएनए और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। क्योंकि ओरिजिनल जी सर। डीएनए और राइबोसोम वो तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर खुद एक ऑर्गेनेली है, लेकिन ऑर्गेनेली के जी अंदर डीएनए राइबोसोम अगर होंगे तो वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होंगे। ठीक है? ठीक। जी सर। एक मिनट मैं जरा इसको माउस को देख लूं। एक मिनट। ये अच्छा ठीक है ना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे वो जी बता रहा सर। है, कहता है असल सर में ये 9 लाइसोसोम में वाला ना अगर आप एंजाइम। थोड़ा समझाएंगे सर। कौन से वाला? 9 वाला सर, नंबर 9। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूं। बेटा असल में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो इनर मेम्ब्रेन फटती है, F1 पार्टिकल निकलते हैं। उस F1 जी पार्टिकल के अंदर ना प्रोटॉन पंप होते हैं और एटीपी कम्प्लेक्स होते हैं। असल में प्रोटॉन पंप क्यों होते हैं? असल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी ने बनना होता है, और एटीपी ने जब बनना होता है तो जाहिर सी बात है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट भी करना होता है फूड के मालिक्यूल से, इसलिए वहां पे प्रोटॉन मूव भी करते हैं। तो प्रोटॉन को जो मूव करवाते हैं वो प्रोटॉन पंप होते हैं, ये F1 पार्टिकल के अंदर मौजूद होते हैं। ये अगर आप कीमिया ऑस्मोसिस पढ़ेंगे ना बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जी सर। ओके। अच्छा अब है सर ये आपको प्रोटॉन ये तो पंप पता का है ये थोड़ा समझ नहीं आया सर। बेटा, मैं आपको बताऊं कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन के जी अंदर ना सर। पंप लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन पंप अच्छा अच्छा। जब मूव करते हैं ना तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। ये जब मैं बायो एनर्जेटिक का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको कीमिया ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा। कीमिया ऑस्मोसिस में आपको बताऊंगा एनएडीपीएच किस तरह बनता है, एटीपी किस तरह बनते हैं, किस तरह वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, किस तरह हाइड्रोजन अलग होता है, किस तरह हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन पंप से किस तरह डाउनवर्ड आते हैं, किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको इस चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए ये वाला बायो एनर्जेटिक। ठीक है सर। अच्छा अब आपको ये जो अपना क्वेश्चन ये 12 आप देख रहे हैं, इस 12 के अंदर अगर आप देखें ना, ये लाइसोसोम लिखा हुआ है। जी आपको सर। पता है लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या जी करता है? सर। डिस्ट्रॉय द वेब बिटवीन द फिंगर्स ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो, बिटवीन द फिंगर्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब देखिए, एम्ब्रियो। जब एक एग होता है, एग को जब स्पर्म फ्यूज करते हो तो क्या बनता है? जाइगोट। अब जाइगोट के जायगोट। बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। आपको पता है उस एम्ब्रियो के अंदर फर्दर क्या होना है? प्रोसेस होना है। क्या होना है बेटा? अब उस प्रोसेस होना एम्ब्रियो में सर। जब फर्दर प्रोसेस होगा उसके ऑफस्प्रिंग बनना है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑर्गन भी बन रहे हैं। तो इस एम्ब्रियो में, ह्यूमन एम्ब्रियो में जब फिंगर्स बन रही होती है तो फिंगर आपस में जो जुड़ी होती है, देख रहे हैं आप मेरी तस्वीर को? जी सर। देख रहे हैं? ये फिंगर के दरमियान ना जो वेब होता है, इस वेब को लाइसोसोम तोड़ता है और ये फिंगर अलग अलग होती है। अब बात समझ आई है? जी सर। जब फिंगर बनती है पूरा हाथ तो इकट्ठा होता है। लाइसोसोम क्या जी करते हैं? जी इनके सर। दरमियान का वेब तोड़ता है, जाला, जिसकी वजह से अलग अलग ये क्लार्ट्स बनते हैं, डिजिट बनते हैं। क्लियर? सर ये क्लियर है? उंगलियां अलग होती हैं कि ये निशान वगैरह बनते हैं जो?
देखे ना, मेरी बात सुनने, आप अपनी 5 उंगलियों को इकट्ठा करें चारों को, इनके दरमियान स्पेस नहीं है। अब इनके दरमियान जी लाइसोसोम सर। क्या करते हैं, इनके दरमियान जो है ना, जो दरमियान में जो झिल्ली बनती है उसको अलग-अलग करता है, उसको डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से उंगलियां अलग-अलग होती है। देख रहे हैं आप? जी सर। हाँ, तो ये जी सर। लाइसोसोम का काम है। इसके अलावा ये देखिए, अगर आप ये आपको नजर आया होगा पॉम्पी डिजीज। बेटा, लाइसोसोम की वजह से जो डिजीज काज होती है ना, वो 2 तरह की डिजीज होती है। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में क्या होता है बेटा, कि हमारे लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन पड़ी है ना, इस ग्लाइकोजन ने टूटना और ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। किस में कन्वर्ट होना है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। ग्लूकोज में सर। तो इस पम्पी डिजीज को भी हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज कहते हैं। इस डिजीज में क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर ना एंजाइम मौजूद नहीं होता। जब लाइसोसोम में एंजाइम मौजूद नहीं होता, तो हमारे लीवर में मौजूद जो ग्लाइकोजन पड़ी है वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, जिसकी नहीं वजह से होगी। हमारा जो लीवर है वो ग्लाइकोजन से भर जाता है और बंदे की डेथ हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पम्पी डिजीज भी बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज भी बोलते हैं। ओके। जी सर। जी सर। इसी तरह ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, इसी तरह एक और डिजीज होती है, उसको हम बोलते हैं टे सैक डिजीज। ये भी लाइसोसोमल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के सेल हैं, उस ब्रेन के सेल के अंदर ना लिपिड की मिकदार जमा हो जाती है। अब इस लिपिड को डिग्रेड करने के लिए, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइसोसोमल एंजाइम होता है। लेकिन जब लाइसोसोम के अंदर वो एंजाइम मौजूद नहीं होता, तो हमारे ब्रेन के सेल के अंदर लिपिड की मिकदार बढ़ जाती है और क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। ऐसी डिजीज को हम सैक डिजीज या टे सैक डिजीज बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से मैंने वो कल भी जी बताया सर। था। जी सर। अच्छा, अब उसके बाद है गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर। मैंने आपको बताया, अगर आप गोल्गी ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़े ना, तो गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर ना 2 फेज होते हैं, एक सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है। अभी सिस फेज हम बोलते हैं फार्मिंग फेज को। आपको ये पता है कि कनकेव साइड क्या होती है, कन्वेक्स साइड क्या होती है? जी सर पता है। अब कन्वेक्स साइड है, ये देखिए यूं आगे की तरफ गोल होती है, ऊपर वाली साइड। अब जो कन्वेक्स साइड होती है वो फार्मिंग फेज बनाता है गोल्गी ऑपरेटर्स में, इसको हम सिस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। और जो ट्रांस फेज होती है, ये मैच्योरिंग फेज होता है। ये कनकेव इसकी जो अपना शेप होती है, कनकेव शेप होती है, और ये गोल्गी ऑपरेटर्स के पास होता है। इसमें आपने 2 चीजें याद रखनी है कि गोल्गी ऑपरेटर्स में 2 फेज होते हैं, एक फेज सिस फेज होता है और एक फेज ट्रांस फेज होता है। सिस फेज को हम फार्मिंग फेज कहते हैं और ये जो फार्मिंग फेज है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब कोई भी एंजाइम बनता है या कोई भी प्रोटीन बनती है, तो वो सीधा किसके पास जाती है? सिस फेज के पास जाती है। उसके बाद जो मैच्योरिंग फेज है, वो गोल्गी ऑपरेटर्स के पास होता है। किसके पास होता है? गोल्गी ऑपरेटर्स के पास होता है। और गोल्गी ये ऑपरेटर। कनकेव कनकेव साइड होती है इसकी। क्या होती है बेटा? कनकेव साइड। कनकेव। उसके बाद है ये जो गोल, आपने ये टॉपिक गोल्गी ऑपरेटर्स पढ़ा हुआ है नहीं सर ये तो नहीं पढ़ा हुआ। बेटा? अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़े हैं, तो सेल बायोलॉजी के अंदर जो सेल का जो टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, तो उसमें गोल्गी फर्स्ट ईयर ऑपरेटर्स का में एक पूरा सर। टॉपिक। हाँ, फर्स्ट ईयर में जी। गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्गी बॉडीज नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर ये तो नहीं पढ़ा हूँ। चलो मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। अब ये कहता है गोल्गी ऑपरेटर्स क्या होता है, कहता है गोल्गी ऑपरेटर्स लुक लाइक अ स्टैक ऑफ पिटा ब्रेड। कि गोल्गी ऑपरेटर्स पिटा ब्रेड की तरह होता है। पिटा ब्रेड तो देखिए ना, आम ब्रेड जो होती है। अगर आप देखें जी ना, सर और ब्रेड देखिए। के पीस, एक पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा पीस, इस तरह गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर भी सिस्टर्नी होती हैं। एक सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी, तीसरी सिस्टर्नी, चौथी सिस्टर्नी। इसी तरह गोल्गी ऑपरेटर्स लुक लाइक अ स्टैक ऑफ पिटा ब्रेड। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, मैंने ये भी साथ अटैच कर लिया। जी सर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, तो बेटा ये देखें, अगर आप देखें ना यहाँ पे, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है? एक तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता है। क्या करता है? लिपिड्स को बनाता सिंथेसिस है, ऑफ लिपिड। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उसके अंदर से जहर को खत्म करता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है बेटा? जी और सर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? इज अ मेम्ब्रेन फैक्ट्री। इट ग्रोज बाय एडिंग द प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। दे आर इंसर्टेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटसेल्फ। यानी कि आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। ये मैं इसको मेम्ब्रेन फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, प्रोटीन फॉर द सिक्रीशंस। कि ऐसी प्रोटीन जिसने सिक्रीट होना होता है, वो कहाँ बनती है? वो बेटा राइबोसोम के ऊपर बनती है। कहाँ बनती है? देख रहे हैं आप? राइबोसोम। जी प्रोटीन सर। फॉर सिक्रीशन आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम।
ये प्रोटीन राइबोसोम के पास बनने के बाद ये चली जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। कहाँ चली जाती है? रफ रफ एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक। हाँ। अब वो कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। वो पॉलीपेप्टाइड चेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से गुजरकर गोल्गी एपेटस की सिस्टर्नल स्पेस के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? सिस्टर्नल स्पेस। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना गोल्गी एपेटस, बेटा गोल्गी एपेटस को ना कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया, मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है गोल्गी एपेटस। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? गोल्गी एपेटस एक्चुअली स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है। स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी बेटा एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, उसके साथ वेसिकल बना होता है। जब ये आप टॉपिक पढ़ेंगे ना गोल्गी एपेटस का, तब आपको पता चलेगा सिस्टर्नी क्या है, ट्रांसफेज क्या है, सिस फेज क्या है। असल में आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सिक्रीटरी प्रोटीन था ग्लाइकोप्रोटीन। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्रीटरी प्रोटीन कौन सी है, तब आप बताएंगे कि ये जो सिक्रीटरी प्रोटीन है ये कौन सी बेटा? ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये सिक्रीटरी प्रोटीन है। ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए बेटा ये थे सर इंपॉर्टेंट ये मोस्टली मतलब पॉइंट। क्या हुआ? मतलब ये सर क्या लास्ट क्वेश्चन? वाला जो था, मतलब सबसे ज्यादा जो ग्लाइकोजन है वो सेक्रीट करता है सर। नहीं, सिक्रीटरी प्रोटीन का मतलब है ऐसी प्रोटीन जो सेल के अंदर तैयार हुई, वो सेल के अंदर सेल ने भी यूज की और सेल के बाहर भी निकल गई दूसरे सेल के लिए, उसको हम सिक्रीटरी प्रोटीन कहते हैं। अच्छा ऐसी सर। प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन। अच्छा। अच्छा बेटा प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए पढ़ाए हैं, असल में मेरा जो आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मेंशन किया है और इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने के बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जरा बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर जो पहला एमसीक्यूज है ये है, देख रहे हैं आप, देयर आर मोस्ट अबंडेंट जी सर। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा होता है? क्या सेल के मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है? क्या चीज सेल के अंदर ज्यादा होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन। देखे सर ना सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन सर। अंदर जो प्रोटीन है उसकी मिकदार ज्यादा होती है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड होता है, 60 से 80% होती है। ठीक है बेटा। जी सर। और 20 से 40% जो है ना लिपिड होता है और कुछ अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की होती है। इसलिए जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन है। अब वो कहता है जी सर। कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल सेल। कहता तमाम सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है कि जितने भी सेल हैं उन सेल के अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना एक कंपोनेंट है जो तमाम सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो कंपोनेंट बैक्टीरिया सेल में नहीं पाया जाता बेटा, वो स्टीरोल है। क्या है बेटा? स्टीरोल। असल में सेल है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना ये स्टीरोल कंपाउंड पाया जाता है। वो तमाम सेल, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो फंजाई का सेल है, चाहे वो प्लांट का सेल है, चाहे वो एनिमल का सेल है, सब में पाया जाता है स्टीरोल, लेकिन बैक्टीरिया के सेल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो इसलिए ये क्या होगा? नॉट अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, कि लाइफ के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर नजर आएगा। देखे ना, अब प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में सेंसिटिविटी होती कि नहीं होती? दोनों में जी सर रेस्पिरेशन होती होती है। है, दोनों में होम्योस्टेसिस होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। वो यही बता रहा है जिंदगी के तमाम कैरेक्टरिस्टिक आपको प्लांट और एनिमल सेल में नजर आएंगे, ये सारे सिवाय फोटोसिंथेसिस के। ये फोटोसिंथेसिस का जो कैरेक्टर है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होगा, एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा। ठीक है। जी सर। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रोसेस विच इज नॉट एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल भी होता है, रेस्पिरेटरी चेन भी होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ना सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है बेटा? सिर्फ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होता। बाकी तमाम प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन, ये बाकी प्रोसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। उसके जी बाद सर। कहते हैं इट इज नॉट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। अगर हम देखें ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल लोअर साइड से हायर साइड की तरफ जाता है, एनर्जी लगती है। पाइनोसाइटोसिस में भी एनर्जी लगती है, एक्सोसाइटोसिस में भी एनर्जी लगती है। ये वाइड टॉपिक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसको हम पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसके अंदर एनर्जी खर्च
नहीं होती। नहीं। इसलिए हम इसको फैसिलिटेटेड डिफिजन भी कहते हैं और पैसिव डिफिजन भी कहते हैं। देखिए ना, मॉलिक्यूल ने सेल मेम्ब्रेन से गुजरना है, तो जी सर। गुजरने के लिए जो अगर वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका यूज करेगा या फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू जाएगा, तो वहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती। उसके बाद है विच ऑफ द सबस्टांस फेस्ड मोस्ट डिफिकल्टी इन पासिस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना लिपिड के पार्टिकल बड़ी आराम से चले जाते हैं, ग्लूकोज के पार्टिकल भी बड़े आराम से चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस भी बड़े आराम से चली जाती हैं, लेकिन जो आयनिक पार्टिकल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। ठीक है, तो कहता है ये आयनिक पार्टिकल को बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस अकर एट ऑल द साइट इन द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट। अब कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ बनती है? आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन बनती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन बनती है, लेकिन गोल्गी बॉडीज में प्रोटीन नहीं बनती। ये भी एमसीक्यूज हो गया बेटा? जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला वो है एमसीक्यूज, वो है बेटा चार्ज्ड पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय। के देखे ना, सेल जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर वो पोर्स कैसे बनते हैं? ये कैरियर प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? कैरियर प्रोटीन। ये चार्ज्ड पोर्स बनाती है। चार्ज पोर का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कैरियर प्रोटीन बनी होती है। ये कैरियर प्रोटीन जो है ना आयन और बड़े मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजारती है। कहाँ से गुजारती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर से। इसके अलावा कहता है ह्यूमन स्केलेटल मसल। बेटा ह्यूमन जो मसल है, अगर आप उसके अंदर न्यूक्लियस देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। अच्छा, इस तरह अगर हम बात करें कौन सा ऑर्गेनेलिज वो है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है? आपको पता है क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये वो ऑर्गेनेलिज है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ऑर्गेनेलिज। इस तरह आप 12 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। कहना वो कौन से प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं? ग्लूकोज ब्रेकडाउन। देखिए ना, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम ग्लूकोज ब्रेकडाउन प्रोसेस भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, which one of the following is the site of oxidative phosphorylation in the mitochondria? कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है। कहाँ पे होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन? कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना क्रिस्टी होता है। क्या होता है? क्रिस्टी। उस क्रिस्टी की वजह से क्या होता है बेटा? उस क्रिस्टी की वजह से उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है क्रिस्टी के अंदर। फिर 14 में है विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। आपको पता है कि सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। कहाँ होता है? एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में ये बेटा ये क्या करता है बेटा? डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है? डिवीजन भी करवाता है, स्पिंडल फाइबर्स भी बनवाता है। हाँ, लाइसोसोमल डिसऑर्डर। लाइसोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन कब आती है? कि जब लाइसोसोम के अंदर एंजाइम मौजूद नहीं होता। जब एंजाइम होगा तो लाइसोसोमल डिजीजेस होंगी। लाइसोसोमल डिजीजेस वही जो हमने पहले डिस्कस किया, टे सैक डिजीज, पॉम्पी डिजीज, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज, ये वो तमाम डिजीज हैं जो कि लाइसोसोमल डिसऑर्डर कहलाते हैं। और ये क्यों होते हैं? जब लाइसोसोम के अंदर म्यूटेशन होती है। तो बेटा आज मैंने यही टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किया था। मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तैयार किए थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार किए थे बेटा। तो इसको अच्छे तरीके से आप कर लें। कल मैसेज करूंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज भी पढ़ाऊं। क्या पढ़ाऊं बेटा? जी सर। ऑर्गेनाइज